अभी मेरी शादी को एक हफ्ता हुआ था और नई दुल्हन के लिए संडे को देर से उठना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि मेरी सासू माँ किचन के बर्तन गिराने लगे। वह तो मुझे शादी के कुछ महीने पहले से जानती थी। आदर्श हमेशा उनकी तारीफ करते थे। हमारी सगाई के 4 महीने बाद हमारी शादी हुई थी, जिस दौरान मैं अपनी सासू माँ से 5 या 6 बार मिली थी। शादी की रस्मों के दौरान भी वह मेरे साथ बहुत प्यार से थी। पर आज सुबह कुछ अजीब हुआ। मेरी आंख खुली तो आदर्श भी बेड पर नहीं थे। मैंने बाहर जाकर ससुर जी के पैर छुए तो उन्होंने मुझे कुछ संकोच में आशीर्वाद दिया। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि सब बदल चुका था। मैंने सासू माँ से पूछा कि आदर्श कहाँ है, तो उन्होंने मुझसे कुछ दूरी बनाकर कहा कि वह ऑफिस चला गया। मैंने कहा संडे को ऑफिस? तो उन्होंने कहा आज संडे नहीं, मंडे है महारानी। मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया था। मुझे लगा कि इतनी बड़ी गलतफहमी मुझे कैसे हो सकती है। फिर मैंने सोचा शायद शादी की थकान अभी तक उतरी नहीं है। लेकिन मेरे प्रति सबके बदलते हुए रवैये से मैं बहुत दुखी थी। पिछले एक हफ्ते मैं जिस ससुराल में रानियों की तरह रह रही थी, वह मुझे अचानक से पराया सा लग रहा था। मैं इस उधेड़ बुन में नहाने चली गई। जब बाहर आई तो मेरा फोन बज रहा था। वो फोन आदर्श का था। उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं। वो 1 घंटे में घर आ रहे हैं मुझे लेने। आदर्श की बात से मुझे तसल्ली हुई कि बाकी सब भले ही बदल गए, कम से कम आदर्श जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वह तो मेरे बारे में सोच रहे हैं। आदर्श की सरप्राइज देने की आदत मुझे बहुत पसंद है। शादी से पहले एक दिन उन्होंने मुझे तुरंत घर के नीचे बुलाया और ऐसे ही घर के कपड़ों में मुझे मूवी और डिनर पर ले गए थे। मुझे तैयार होने तक का वक्त नहीं दिया था उन्होंने। आज कम से कम मुझे पहले बताया तो, और 1 घंटे का वक्त भी दिया। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं तैयार हो रही थी कि आदर्श का फोन आ गया और उन्होंने मुझे चलने के लिए बाहर बुलाया। मैं तैयार होकर उनके साथ कार में जाकर बैठ गई। आदर्श ने मुझे एक बार देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी आगे चला दी। मुझे पता था आदर्श का इस तरह से नाराज होने का नाटक करना आदर्श के सरप्राइज की शुरुआत का पुराना तरीका था। मैं इस बार खेल खेल में चुप बैठी रही। तभी थोड़ी देर बाद एक जगह आदर्श ने ब्रेक लगाया और मुझसे कहा, साधना तुम अंदर चलकर रिसेप्शन पर बैठो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। आदर्श के मुंह से रिसेप्शन शब्द सुनकर मैं थोड़ी सी झिझक गई, पर फिर तुरंत बाहर उतरकर मैंने उस बोर्ड पर पढ़ा, अग्रवाल साइकोलॉजी क्लिनिक। मैंने आसपास हर तरफ देखा कि शायद मुझसे आदर्श ने कहीं और जाने को कहा होगा, पर उस रेजिडेंशियल एरिया में सिर्फ वही एक क्लिनिक था, बाकी सब कोठियां थीं। मैं चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शायद मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई जिसके कारण सब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। तभी आदर्श आए और उन्होंने मुझसे कहा, तुम अंदर नहीं गई, आओ चलो। मैं चुपचाप आदर्श के पीछे पीछे चल दी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आदर्श का कोई बड़ा मजाक है या सच। पर क्लिनिक के अंदर पहुंचकर जब आदर्श ने मेरे नाम से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कंफर्म किया तो मुझे अपनी किसी कमी का यकीन हो गया। आदर्श और मैं अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। मैं 1 हफ्ते की शादी में आदर्श के साथ जितनी कंफर्टेबल हुई थी, उसके बाद भी आज मुझ में उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आखिर वह मुझे दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों लाए हैं। मैं इस सब बातों को सोचकर अनुमान लगा रही थी कि इतने में हमारा नंबर आ गया। अब हम डॉक्टर के सामने बैठे थे। वह कमरा कुछ अलग था, नॉर्मल ड्राइंग रूम की तरह। सोफा लगा हुआ था और उस डॉक्टर के चेहरे पर भी एक गंभीरता की जगह स्माइल थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने आदर्श की तरफ देखा क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तब आदर्श ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर दरअसल मुझे नहीं लगता साधना को पता भी होगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर से ज्यादा मैं अपनी प्रॉब्लम जानने के लिए उत्सुक थी। तब आदर्श ने कहा, डॉक्टर हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है। शुरू में सब ठीक था। मुझे साधना की मम्मी ने यह सब बात पहले ही बताई थी, पर मुझे और उन्हें यकीन था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब जब शादी के 1 हफ्ते बाद यह फिर हुआ
तो मुझे लगा कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और मैं साधना को आपके पास ले आया। आदर्श के मुंह से यह बात सुनकर वो लगभग आदर्श पर चिल्लाते हुए बोली, आदर्श, मुझे क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? आदर्श ने डॉक्टर को बताया कि शनिवार की रात कुछ गेस्ट को विदा करके हम थके हारे अपने कमरे में आकर सो गए थे। फिर अगले दिन मैं उठा तो मैंने साधना को बड़े प्यार से आवाज दी, पर उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। तो मुझे शक हुआ। यह बात मेरे अलावा घर में किसी को पता नहीं थी कि साधना को एक अजीब बीमारी है जिसमें कई बार वो 2 दिन तक सोकर नहीं उठ पाती। यह एक शॉर्ट कोमा जैसी अवस्था होती है और वह तभी उठ सकती है जब वो खुद उठेगी। कमरा सन्नाटे से भरा था। साधना सन्न रह गई थी। उसकी नई जिंदगी पर मानो कोमा लग गया था। साधना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक पल में ही उसे पूरी दुनिया, अपनी माँ, मायका, ससुराल, ये शादी, ये बंधन, ये रिश्ते, सब कुछ बेईमानी लग रही थी। उसने डॉक्टर से यह भी नहीं पूछा कि क्या मेरी इस बीमारी का कोई इलाज है, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं। वह बस वहां खड़ी होकर डॉक्टर के रूम से बाहर निकल आई। आदर्श भी एक्सक्यूज मी डॉक्टर कहकर साधना के पीछे पीछे आ गया। फिर वह साधना को कार में बिठाकर कार का एसी ऑन करके वापस डॉक्टर के पास गया और कुछ देर बाद आकर साधना के साथ कार में बैठ गया। साधना की आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। वह कार से नीचे उतरी और बस रोती ही जा रही थी। आदर्श ने साधना की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चुप हो जाओ साधना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि यह सब तुम्हें इतनी जल्दी और ऐसे पता चलेगा। मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं बताना चाहता था। साधना नाराज थी सबसे, पर आदर्श से नहीं। फिर भी उसने अपना सारा गुस्सा आदर्श पर निकाल दिया। उसने कहा, अब नहीं तो कब बताते मुझे? क्या तुम चाहते थे कि मुझे कभी भी यह बात पता ना चले कि मुझे क्या बीमारी है? क्या अपनी बीमारी के बारे में जानने का कोई हक नहीं है मुझे? आदर्श चुपचाप साधना की सारी बातें सुन रहा था। वह चाहता था कि साधना के मन का सारा गुस्सा निकल जाए और वो थोड़ी शांत हो जाए। उसने साधना से सिर्फ इतना ही कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो साधना। आदर्श के मुंह से निकला सॉरी साधना का सारा गुस्सा ले गया। अब वो एकदम शांत हो गई और अब आदर्श पर गुस्सा करने के लिए वो खुद से नाराज थी, क्योंकि आदर्श ही तो था जो इस बीमारी में लड़ने में उसके साथ खड़ा था। उसने उसकी यह बीमारी जानने के बावजूद उससे शादी की थी। साधना ने आदर्श से कहा, नहीं आदर्श, मुझे माफ कर दो। मैंने सबका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अगर तुम साथ न देते तो मैं बिल्कुल अकेले हो जाती। एक तुम ही तो हो मेरा सहारा। अब आदर्श और साधना दोनों खुश और सुकून से थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, स्माइल एक्सचेंज की और गाड़ी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद आदर्श ने गाड़ी घर के बाहर पहुंचकर रोकी। गाड़ी से उतरकर जब साधना और आदर्श अंदर जा रहे थे तो साधना ने देखा कि 2 लड़के उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ कर रहे हैं। साधना ने आदर्श को आवाज देकर रोकने की कोशिश की, पर आदर्श तब तक गाड़ी पार्क करने के लिए जा चुका था। साधना वहां रुकी और उसने यूं ही नीचे हाथ में एक छोटी सी लीड स्क्रीन पकड़े बंदे को देखा। स्क्रीन में वह पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी फुटेज को आगे पीछे करके चेक कर रहा था। तभी स्क्रीन में साधना ने देखा कि उसकी सास, ससुर, आदर्श और उसकी ननद प्रीति कहीं जा रहे हैं। उसने ऊपर ध्यान से देखा तो जो डेट पिछले दिन यानी संडे की थी, फुटेज में वही डेट दिख रहा था। उसको कुछ डाउट हुआ। वह उस सीसीटीवी वाले लड़के से बोलकर उस फुटेज को दोबारा देखने लगी और तभी पीछे से आदर्श आ गया और साधना को फुटेज देखते हुए थोड़ा झिझक सा गया। साधना ने आदर्श से सीधे सवाल किया, आदर्श, कल तो मेरी तबीयत खराब थी और मैं पूरा दिन सो रही थी, तो तुम सब लोग घर में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? आदर्श ने साधना को धीरे से कहा, साधना, अंदर चलो, घर में बैठकर बात करते हैं। आदर्श साधना के इस सवाल से थोड़ा बेचैन हो गया था, पर उसने वहां यह बात संभाली और फिर वह साधना को घर के अंदर ले आया। घर के अंदर जाते ही उसकी सास और ससुर ने उसके ऊपर सवालों की बारिश कर दी।
सवाल तो उसके मन में भी कई थे, पर वह इन नए नए रिश्तों की मर्यादा को ऐसे लांघना नहीं चाहती थी। बेचारी खुद जितना अपनी बीमारी के बारे में जानती थी, उतना उसने उन्हें बता दिया। पर उसकी सास ने एक टिपिकल सासू माँ की तरह हल्की आवाज में उसके मायके वालों पर शादी से पहले कुछ न बताने का इल्जाम लगा दिया था, जिससे साधना बहुत दुखी थी और साथ ही साथ अपने घर वालों से गुस्सा भी थी, क्योंकि यह बीमारी उसकी थी और इल्जाम उसके परिवार वालों पर लग रहे थे। साधना अब सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि उसे बीमार हालत में घर में अकेला छोड़कर सारे लोग कहाँ चले गए थे। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो मुझे बीमार हालत में छोड़कर घर के सभी सदस्य कहीं बाहर चले गए। साधना के मन में अब कई सवाल एक साथ आ रहे थे। अविश्वास की भावना भी धीरे धीरे घर कर रही थी। उसके सवालों के जवाब अभी तक उसे नहीं मिले थे। रात को डिनर के बाद जब वह अपने कमरे में गई तो उसने यही सोच रखा था कि आदर्श को अकेला पाकर वह सबसे पहले उससे इसी सवाल का जवाब मांगेगी कि उसे घर में बीमारी में अकेले छोड़कर पूरा परिवार कहाँ गया था। थोड़ी ही देर बाद आदर्श कमरे में आया। वह भी जानता था कि साधना उससे यही सवाल पूछेगी, इसलिए आते ही बात को टालने के लिए उसने टीवी ऑन किया और साधना की बनाई भिंडी की सब्जी की तारीफ करने लगा। लेकिन साधना आदर्श की बातों में नहीं आई। आदर्श की बात खत्म होते ही साधना ने आदर्श से पूछा तो आदर्श ने उससे कहा कि मम्मी ने हमारी शादी की मन्नत मांगी थी, इसलिए हम सब देवी के मंदिर गए थे। मैं जानता था तुम्हारी इस वाली बीमारी के बारे में, इसलिए मैंने सबको उसी दिन मंदिर जाने को कहा था ताकि किसी को तुम्हारे ऊपर शक न हो। और घर में सीसीटीवी फुटेज लगवा दिया था ताकि दूर से भी मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। आदर्श, अगर इतनी सी बात थी तो यह बात तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताई? मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। आदर्श, मैं तुमसे ज्यादा विश्वास किसी पर नहीं करती और मैं चाहती हूँ कि मेरा यह विश्वास हमेशा के लिए बना रहे, इसलिए प्लीज कभी भी मुझसे कुछ मत छुपाना। आदर्श ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। ठीक है, जैसा आप कहें मैडम। साधना के चेहरे पर मुस्कान खिल गई थी। आदर्श भी साधना के चेहरे पर 3 दिन बाद हंसी देखकर सुकून में था। अगली सुबह खुशियों से भरी हुई थी। साधना सबसे पहले उठकर सबके कमरों में चाय पहुंचाई और फिर आदर्श के सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए उसे भी चाय दी। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा था। उसे अपनी बीमारी का दुख तो था, लेकिन आदर्श के ऊपर उसका पूरा विश्वास था कि वह सब ठीक कर देगा और हर हाल में उसका साथ देगा। आदर्श रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब घर में सासू माँ और प्रीति ही थे। ससुर जी भी अपने काम पर जा चुके थे। वो एक बिजनेसमैन थे। सासू जी आज बिल्कुल सामान्य बर्ताव कर रही थी और प्रीति का बर्ताव भी सामान्य था। उसकी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। हम दोनों में जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो गई। शोरूम से एक नौकर ने जाकर सासू माँ के हाथ में एक पर्चा और कुछ दवाइयाँ दी और चला गया। सासू माँ ने उसके हाथ से दवाइयाँ तो ली, पर मेरे वहां होने से वह असहज हो गई। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती, दवाइयाँ अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर वो अंदर चली गई। मुझे उनका यह रवैया बड़ा ही अजीब लगा। मैंने तुरंत प्रीति से पूछा, मम्मी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये दवाइयाँ किसकी हैं? प्रीति ने मुझे देखा और कहने लगी, कौन सी दवाइयाँ? मैं भी सीधे किचन में चली गई और मैंने भी बात को नजरअंदाज कर दिया। शायद कल जो मेरे साथ हुआ था उसने एक दिन में ही मुझे इतना सक्की बना दिया था कि मैं हर चीज पर ध्यान दे रही थी। मेरे दिमाग में बार बार अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। मैं हर चीज पर ध्यान दे रही थी और बेवजह मन में वहम आ रहा था। शाम को आदर्श जब ऑफिस से घर आए तो वह मेरे लिए एक केक लाए थे। मैंने पूछा, यह केक किस खुशी में? तो उन्होंने याद दिलाया कि आज से 5 महीने पहले हमारी सगाई हुई थी। यह उसी का सेलिब्रेशन है। मैं खुश थी। हम सब केक खा रहे थे। हंसी खुशी रात को डिनर के बाद मैंने आदर्श से सारी बातें शेयर की। आदर्श, मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं। क्या आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं? आदर्श ने कहा। हाँ साधना, क्यों नहीं, पूछो क्या पूछना चाहती हो? आदर्श,
आज मम्मी जी के हाथ में दवाइयाँ थी और वो मुझे देखकर कुछ असहज सी थी। ऐसा क्यों? आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। अपने दिमाग के घोड़े पर जरा लगाम दें। कहकर वो हंसने लगा। मैंने ही मम्मी से बोला था कि साधना को दवाइयां मत दिखाना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि साधना को दवाइयों से ज्यादा प्यार की जरूरत है। आज मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें देना चाहता हूँ। साधना, तुम्हारी जो बीमारी है, इसमें दवाइयां नहीं, प्यार ज्यादा काम आएगा। तुम्हारी मॉम ड्यूटी चली जाती थी और तुम घर में अकेले रहती थी। अकेले रहने के कारण तुम्हें शॉर्ट कोमा जैसी दिक्कत हो गई थी, पर डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम लोगों के बीच खुश रहोगी तो तुम्हारी यह प्रॉब्लम जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि दवाइयां देखकर तुम सोचो कि तुम बीमार हो, इसलिए मैंने मम्मी से तुम्हें दवाइयां दिखाने को मना किया था। पर हम चुपचाप तुम्हें दवाई किसी भी तरह खाने में या दूध में मिलाकर देने की सोच रहे थे। तुम अपनी बीमारी के बारे में सोचना छोड़ दो। खुश रहो, घर में सबका ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। यह बात सुनकर साधना की आंख भर आई। वह जिन लोगों को इतना गलत समझ रही थी, वह तो उसके बारे में कितना सोच रहे थे। ऐसा ससुराल और ऐसा पति पाकर साधना खुद को धन्य महसूस कर रही थी। अब आदर्श भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करता और साधना को अपना ज्यादा से ज्यादा समय देने लगा। जल्द ही साधना माँ बनने वाली थी। माँ बनने के बाद साधना अपनी दुनिया में इतनी व्यस्त हो गई, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने में इतनी बिजी हो गई कि उसकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो गई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।